गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, अच्छे क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन एरर के जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमारा सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर उससे पहले आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, बताना है, तो हमारे पास 1-2 मिनट का समय। कुछ भी कहना, पूछना, बोलना, बताना है तो हम उसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट। आ जाइए। जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, जो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्लास पीएनजी नहीं मिली। चलो मैं बात कर लूंगा एक बार, हालांकि आप लोग भी अपनी तरफ से बात कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई कांटेक्ट नंबर है, आपको कोई कांटेक्ट नंबर दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम को, तो आप भी कर लेना। बाकी मैं भी एक बार ये बात पहुंचा दूंगा कि भाई पीएनजी क्यों नहीं मिली। ठीक है, चलो फिलहाल में आज हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखो, पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द स्टेज स्टडीड हियर फॉर 3 years बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है बच्चों, इसमें देखिए ध्यान से पढ़ना। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर बैठे हुए स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब अगर हम स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो इसका मतलब वो भी स्टडी कर रहे होंगे। हम कैसे कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालते हैं समझना। स्टडीड हियर फॉर 3 years, 3 साल यहां पढ़े, बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट यहां पे नहीं की। अब हम क्या मान के चलें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं स्टेज पर, जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वो अभी भी यहाँ पढ़ रहे हैं कि अब नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये बताओ। क्या वो अभी भी यहाँ पढ़ रहे होंगे कि अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, बस ये बताओ आप। आंसर ठीक है, आप आंसर भी बता सकते हो, नहीं तो मैं कह रहा हूं आंसर के चक्कर में मत पढ़ो। आप सीधा ये बताओ कि वो अभी यहाँ पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। कैसे हमें पता पढ़ रहे होंगे? एक तो हम उनको कह रहे हैं स्टूडेंट्स, दूसरा हम कह रहे हैं हियर, तो इसका मतलब वो अभी भी यहीं पढ़ रहे होंगे। अगर वो अभी भी यहीं पढ़ रहे हैं तो ये जो हमने टेंस यूज किया ना, ये गलत यूज कर लिया। हैव बीन स्टडिंग लिखो, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसको लिखिए, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द स्टेज हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 years बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। ये आंसर है। ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये जो हमने आंसर लिखा है वो तो ठीक है, अभी आप, मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। एक चीज ऐसे आपसे और पूछ रहा हूँ, बताना। ते थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ। ही डज एक्सरसाइज फॉर एन आवर। ही डिड he did exercise for an hour. He has done exercise. He is doing exercise for an hour. He has been doing exercise
फॉर एन आवर। यहां पर ना हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं और चारों सेंटेंसेस में अगर कोई छोटा मोटा डिफरेंस है, अगर क्या वो तो है ही एक्चुअली, तो वो डिफरेंस इतना है कि यहां पर जो हमने टेंस यूज किया है वर्ब का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर यूज किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप बाकी तो सब सेम है, ही सब जगह लिखा हुआ है, एक्सरसाइज सब जगह लिखा हुआ है, फॉर एन आवर भी सब जगह लिखा हुआ है। बाकी जो लिखा हुआ उसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ही सब्जेक्ट है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो ऑब्जेक्ट है, फॉर एन आवर जो है वो ड्यूरेशन है। सब में ही है, यहां भी ही सब्जेक्ट है, यहां भी ही सब्जेक्ट है, यहां भी ही सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज यहां भी ऑब्जेक्ट है, एक्सरसाइज यहां भी ऑब्जेक्ट है, एक्सरसाइज यहां भी ऑब्जेक्ट है। फॉर एन आवर यहां भी ड्यूरेशन है, यहां भी ड्यूरेशन है, और यहां भी ड्यूरेशन है। ऐसे ही है ना। इनमें से क्या कोई सेंटेंस गलत है, सारे सही हैं, सारे गलत हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। He does exercise for an hour. He did exercise for an hour. He is doing exercise for an hour. He has been doing exercise for an hour. क्या ये सारे सेंटेंसेस सही हैं, सारे गलत हैं? सभी लोग जल्दी से सोच समझ के बताइए। सोचो। सारे सही है? नहीं, सारे गलत है। कि सारे सही है? क्या है कि एक सही है बाकी गलत है, कि दो सही है दो गलत है, कि तीन सही है एक गलत है? क्या कहानी है? अब देखो समझना। अगर हम कभी किसी एक्शन के साथ में उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर दें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे फॉर एन आवर हमने लिख दिया ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिख सकते। अब इनमें डिफरेंस क्या है समझ लेना। ही डज एक्सरसाइज फॉर एन आवर, ये उसका रेगुलर इवेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये रेगुलर एक्शन हो गया। ही डज एक्सरसाइज फॉर एन आवर का मतलब वो 1 घंटे एक्सरसाइज करता है, मतलब ये रेगुलर काम है। मान लो कोई पर्सन है वो रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करता है, तो हम उसको ऐसे बताएंगे, ही डज एक्सरसाइज फॉर एन आवर। ही डिड एक्सरसाइज फॉर एन आवर का मतलब क्या हुआ, उसने 1 घंटे एक्सरसाइज की थी पास्ट में, तो ये भी सही हो गया। ही हैज बिन डूइंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर का मतलब हो गया कि वो 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा है और ये काम अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ, ठीक। तो अगर हमें किसी सिंगल इवेंट को बताना हो कि वो एक सर्टेन ड्यूरेशन अचीव कर चुका है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है और आगे चलता रहेगा, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं। तो ऐसे एक्शंस जिन्होंने एक सर्टेन ड्यूरेशन अचीव कर ली हो और अभी भी कंटिन्यू हो, उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, स्टडीड हियर फॉर 3 years, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ पे 3 साल पढ़ा था। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि वो 3 साल यहाँ पर पहले पढ़ा था, ठीक है। अब नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ यहीं पे स्टेज पे बैठा हुआ है और हियर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो अभी भी पढ़ रहा है। 3 साल उसको पढ़ाई करते हुए हो गए, काम बंद नहीं हुआ। तो कोई भी ऐसा एक्शन जिसने एक सर्टेन ड्यूरेशन अचीव कर ली हो और अभी भी कंटिन्यू हो, तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो, ठीक है। तो ये हमने हैव बीन स्टडीइंग इसीलिए लिखा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैरीज फ्यूअर रिस्क since it is used along with the standard remedies, often to less side effects. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। अब देखो, अगर दिमाग है तो लगा के देखो, आंसर बताओ सभी लोग। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैरीज फ्यूअर रिस्क since it is used along with the standard remedies, often to dash less side effects. नहीं समझ में आया? चल,
मैं आपको बताता हूं, टेढ़ा क्वेश्चन है असल में ये। देखो, ऑयल इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, गलती मत ढूंढने लगना। देखो, ऑयल सब्जेक्ट हो गया, इज यूज्ड वर्ब हो गई, पैसिव वॉइस किया ना ये वर्ब। ऑयल इज यूज्ड, व्हाई, व्हाई इज ऑयल यूज्ड, तो ये इन्फिनेटिव हो गया जो एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये पैसिव वर्ब हो गई। आपको केवल इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है, कोई गलती वलती नहीं ढूंढनी है, क्योंकि कोई गलती है नहीं, वो सही लिखा हुआ सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है, ऑयल इज यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम्स, ऑयल इज यूज, वाई, वाई इज ऑयल यूज, ऑयल क्यों यूज होता है, तो आंसर आ गया टू प्रिजर्व फूड आइटम्स, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये जो हमने टू प्रिजर्व लिखा है ना, ये इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव हमने यहाँ पर वाई को अप्लाई करने के लिए यूज किया है, और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इन्फिनेटिव्स के बारे में, कि अगर हम इन्फिनेटिव्स का यूज कभी किसी काम को करने के पर्पस को बताने के लिए करें, तो फिर वो एडवर्ब होता है और वाई का रिप्लाई होता है, सबको पता है। अब यहां देखो, अपने क्वेश्चन पे आओ। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैरीज फ्यूअर रिस्क सिंस इट इज यूज्ड अलोंग विद स्टैंडर्ड रेमेडीज टू लेस साइड इफेक्ट। व्हाई इज इट यूज्ड? इज यूज्ड, इज यूज्ड विद स्टैंडर्ड रेमेडीज, व्हाई, व्हाई इज इट यूज्ड, तो ये व्हाई का रिप्लाई है। व्हाई का रिप्लाई का मतलब ये एडवर्ब है। ठीक है, तो ये जो टू और लेस हमने लिखा है ना, ये इन्फिनेटिव है। हमें ध्यान ये रखना है कि यहां पर हम इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाई को अप्लाई करने के लिए, जैसे यहां पर हमने यूज किया ना ये टू प्रिजर्व, तो ये भी इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव होती है। इन्फिनेटिव का यूज हम सेंटेंसेस में वाई को अप्लाई करने के लिए भी करते हैं, एडवर्ब का फंक्शन होता है। तो जो टू हमने लिखा है ना, इसके साथ हमें लिखना है इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म। लेस वर्ब नहीं होती है, लेस एडजेक्टिव होता है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है लेसन। लेसन का मतलब कम करना, टू लेसन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए, ये आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैरीज फ्यूअर रिस्क सिंस इट इज यूज्ड अलोंग विद स्टैंडर्ड रेमेडीज ऑफन टू लेसन साइड इफेक्ट्स। टू लेसन साइड इफेक्ट्स का मतलब है साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए। व्हाई इज इट इज यूज्ड, क्यों इसको यूज किया जाता है? टू लेसन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए। हाँ, रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन लेस की वर्ब फॉर्म लेसन होती है, वो सीख लो ना। दिक्कत है क्या? नहीं बताऊं? लेस की वर्ब फॉर्म लेसन होती क्या, ये नहीं सिखाऊं? हाँ, तो हमें ध्यान में रखना है बच्चों कि जो लेस वर्ड होता है वो डिटर्मिनर होता है। लेस जो वर्ड है ना, ये लेस, ठीक है, और एक वर्ड है लेसन। तो हमें इनका डिफरेंस समझना है। होता क्या है कि लेस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, होता तो वैसे डिटर्मिनर है, एडवर्ब है, ठीक है, और ये प्रेपोजिशन भी है। लेसन जो हमने लिखा है ये वर्ब है। लेसन का मतलब है कम करना। लेसन का मतलब क्या है? लेसन का मतलब है कम करना। ठीक है, तो वहां पे हमें इन्फिनेटिव की जरूरत है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेस जो है वो वर्ब है नहीं, उसकी वर्ब फॉर्म लेसन होती है, तो लिख दो ऑफन टू लेसन साइड इफेक्ट्स। आंसर समझ में आया कि नहीं, बस ये बताओ। आंसर समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखो, एक चीज और बता देता हूं, जब हम इतना डिस्कशन कर ही रहे हैं, आप लोग तो ध्यान रख ही लोगे। एक तो है ये लेस, लेसन, और एक है ये लेसन। दोनों में डिफरेंस पता है सबको?
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो लेसन है, ठीक है, ये नाउन होता है बच्चों, ये जो लेसन है ये वर्ब होता है बच्चों। LESSEN, लेसन, लेसन का मतलब कम करना, लेस करना। LESSON, लेसन, लेसन का मतलब पार्ट, लेसन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। He told a number of lies and then left without telling me goodbye. उसने बहुत से झूठ बोले और उसके बाद में बिना गुड बाय कहे चला गया। कितनी बुरी बात है ना? He told a number of lies and then left without telling me goodbye. बताओ। अब देखो, टेल जो वर्ब होती है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, He told me the secret। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो टोल्ड वर्ब है ये हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारा होम का रिप्लाई जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक आ गया व्हाट का रिप्लाई जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और टेल वर्ब का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, मतलब कुछ ऐसा जो दूसरे को पता नहीं है, आप जानते हो तो आप उसको बता दोगे। ही टोल्ड मी द टाइम, ही टोल्ड मी द सीक्रेट, ही टोल्ड मी द पासवर्ड। ठीक है, अब मान लो मैं यहीं पर एक सेंटेंस लिख दूं, यहीं पर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही टोल्ड मी हेलो। बताओ ये सही है गलत? दोनों सेंटेंसेस को अपने आप कंपेयर करो, बताओ ये सही है गलत? जैसे हमने लिखा ही टोल्ड मी द सीक्रेट, उसने मुझे सीक्रेट बता दिया। ठीक है, सीक्रेट कोई ऐसी चीज थी जो मैं नहीं जानता था, उसने मुझे दे दिया, तो ही टोल्ड मी द सीक्रेट, ये सही हो गया। अब मैंने लिखा ही टोल्ड मी हेलो, क्या ये सही है? क्या हेलो कोई ऐसी चीज है जो किसी ने किसी को बताई होगी? टेल का मतलब होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो किसी को, हेलो कोई इंफॉर्मेशन है जो किसी को दी गई होगी? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? जल्दी से बताओ बच्चे, आसान क्वेश्चन है तो आप लोग अपने आप ही बता सकते हो। ये गलत है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सही करें? तो इसको ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, ही सैड हेलो टू मी। ये गलत है और ये सही है। ही सैड हेलो टू मी। सैड जो हमारी वर्ब होती है ये मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, केवल व्हाट के लिए ट्रांसिटिव होती है, होम के लिए नहीं। तो व्हाट का रिप्लाई तो हम वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं, बाकी कोई होम का रिप्लाई होता है तो प्रेपोजिशन के साथ लिखा जाता है। तो हमें लिखना पड़ेगा ही सैड हेलो टू मी। तो जो वर्ड्स स्पोकन होते हैं, ये हमें ध्यान देना है कि जो वर्ड्स स्पोकन होते हैं, जैसे हमने कोई शब्द बोला, तो उसको अगर हमें लिखना है तो हम से वर्ब के साथ नहीं लिखेंगे, वो सॉरी टेल वर्ब के साथ नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे से वर्ब के साथ, टेल के साथ नहीं लिखेंगे। ही टोल्ड मी गुड बाय, ये गलत है। ही सैड गुड बाय टू मी। ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग, ये गलत है। ही सैड गुड मॉर्निंग टू मी। तो जो हम बोलते हैं, जो हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स या फ्रेजेस अपने मुंह से, उनके लिए हमें से वर्ब यूज करना चाहिए, उनके लिए हमें टेल वर्ब नहीं यूज करनी चाहिए। टेल का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना जो उसको नहीं पता हो, कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना, कोई जानकारी देना, शेयर करना। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, ये स्पीकिंग आउट सम वर्ड है, ये कुछ बोलना है, तो उसके लिए से वर्ब लिखा करो। तो ये जो हमने लिखा ही टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज, तो ये तो ठीक है। टेलिंग मी गुड बाय जो लिखा है गलत है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे सही करेंगे? हम लिखेंगे लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय टू मी, विदाउट सेइंग गुड बाय टू मी। चलो, ही सैड मी हेलो नहीं होता, ही सैड हेलो टू मी होता है। जो देखो मैं बताता हूँ बच्चों, तुम लोग ध्यान नहीं देते जो मैं बोलता रहता हूँ। टेल वर्ब होती है डायट्रांसिटिव,
उसके साथ हम व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख सकते हैं। से वर्ब होती है मोनोट्रांसिटिव, उसके साथ हम केवल व्हाट का रिप्लाई लिख सकते हैं, हुम का रिप्लाई नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी ए स्टोरी तो ठीक है, बट ही सैड मी हेलो ये गलत है, ही सैड हेलो टू मी ये लिखना है। तो वहां पे लिखो विदाउट सेइंग गुड बाय टू मी। देन अगले पे आ जाओ। The whole lot of young men were very enthusiastic, but your friend alone was a wet blanket. Wet blanket एक इडियम होता है बच्चों, तुम लोग जानते भी होगे। एक करेक्शन नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन मैं केवल आपको बता रहा हूं, ठीक है। A wet blanket is an idiom. A wet blanket एक इडियम होता है। अब वेट ब्लैंकेट का यूज हम किसी ऐसे पर्सन के लिए करते हैं, वन हु किल्स जॉय, मतलब किल जॉय जो होता है, जो सारा मजा किरकिरा कर दे, सब मजा खराब कर दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ही इज अ वेट ब्लैंकेट। चलो, द होल लॉट ऑफ यंग मेन वर वेरी एंथुजियास्टिक बट योर फ्रेंड अलोन वाज अ वेट ब्लैंकेट। आंसर बताओ। बोलो। हाँ, क्लमजी, वेट ब्लैंकेट का मतलब यही। चलो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर sports are not listed here। इस सेंटेंस सभी लोग पढ़ो और बताओ सही है गलत। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स आर नॉट लिस्टेड हियर। अब देखो, हम चीजों को अप्रोच कैसे करते हैं ये सीखना। ये जो वन हमने लिखा है ना ऑफ से पहले, ये बच्चे हमारा सब्जेक्ट है। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स जो हमने लिखा है ऑफ के बाद में, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, वो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो हमने वर्ब लिखी है आर नॉट लिस्टेड, इसका सब्जेक्ट फिर कौन हुआ? द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो उसका सब्जेक्ट कौन हुआ? उसका सब्जेक्ट हुआ वन। ठीक है, वन तो सिंगुलर है, अगर वन सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा इज। सबको ही पता होता है ये तो, ठीक है, कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लुरल आते हैं, वर्ब सिंगुलर आती है, ये सबको पता होता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। ये जो बात है इसको ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ सभी लोग। बोलो आंसर। यहां देखो, द होल लॉट ये सब्जेक्ट है, लॉट का मतलब कलेक्शन, ग्रुप, टोटल, ऑफ प्रपोजिशन है। यंग मैन जो है वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट द होल लॉट है, सिंगुलर या प्लुरल। ठीक है, अब देखो हम ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखोगे इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, जैसे ये वाला बहुत बेसिक है, बट हम तुरंत उसको नहीं समझ पाते। तो ये जो प्रैक्टिस क्लास आपकी चल रही है, इनके पीछे पर्पस यही है कि ये डेली हमारा अपडेट होता रहे, हमारा रोज रिवीजन होता रहेगा। एक ही चीज बार बार हमसे गलत हो रही है, तो जब हमें बार बार पता चलती रहेगी कि हाँ भाई ऐसे गलत होता है वैसे गलत होता है, तो फिर एक दिन आएगा कि हम उसको सही भी करने लग जाएंगे। ठीक, तो ये जो हमने लिखा था होल लॉट, ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट को हम सिंगुलर माने या प्लुरल माने, बस ये बताओ।
द होल लॉट जो बच्चे हमने सब्जेक्ट लिखा है, इस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर माने या प्लूरल, वैसे बताओ। सिंगुलर, सिंगुलर ही होता ही है, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज लिखो। द होल लॉट ऑफ यंग मैन वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, ठीक, ये हमारा आंसर है। तो यंग मैन जो हमें दिख रहा है ना वर्ब के पास, वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। दिख रहा है वर्ब के पास लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है द होल लॉट। होल लॉट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इसी तरीके का ना मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं बच्चों, देखना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां लिखता हूं, नथिंग बट बुक्स आर सीन इन द रूम। हमने कहा नथिंग बट बुक्स आर सीन इन द रूम, कि रूम में बुक्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं। दूसरा मैंने लिखा, इट वर माई पेरेंट्स हु ऑलवेज हेल्प्ड मी। तीसरा, हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स। ये तीनों सेंटेंस अभी लोग पढ़ो। नहीं, मीनिंग अलग अलग होता है। अ लॉट अलग है, द होल लॉट अलग है। ये एक बार सेंटेंस आप पढ़ो। हो सकता है आप आंसर भी जानते ही हो, आंसर बताइए दो, लेकिन फिर भी मेरा फोकस आंसर पे नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझो, उसको डिकोड करो। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग। नथिंग बट बुक्स आर सीन इन द रूम, इट वर माई पेरेंट्स हु ऑलवेज हेल्प्ड मी, हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स। आप देखो, समझना हमें सेंटेंसेस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये जो हमने नथिंग लिखा है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन होता है ना नथिंग। एक काम करते हैं, कलर चेंज करें, चलो एक काम करते हैं, डार्क कलर लेते हैं। नथिंग हमारा सब्जेक्ट है, बट जो है वो प्रेपोजिशन है। बुक्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमने वर्ब लिखी है आर सीन, इस वर्ब का सब्जेक्ट नथिंग है। अब बताओ सेंटेंस सही है गलत? यहाँ पे वर्ब जो हमने लिखी है लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद माई पेरेंट्स जो लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये जो इट लिखा है ये सब्जेक्ट है। यहां पर जो हमने वर्ब लिखा है ये हमारी वर्ब है, जो कि लिंकिंग वर्ब है। हिज फ्रेंड्स जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और हिज ओनली होप जो है वो इसका सब्जेक्ट है। अब हमें कई बार पढ़ने बोलने में कुछ और सही लगता है लेकिन होता कुछ और सही है। अब यहां पर हम देख रहे हैं बुक्स लिखा हुआ है तो हमें लगेगा आर सही लिखा हुआ है क्योंकि बुक्स प्लुरल होता है, लेकिन भाई बुक सब्जेक्ट थोड़ी है। बुक्स प्लुरल होता है तो होता है, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ी है, वो सब्जेक्ट तो नथिंग है। वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखो। बुक्स होगा प्लुरल बना रहने तो जो वो सब्जेक्ट ही नहीं तो हमें क्या लेना देना उससे। तो लिखो नथिंग बट बुक्स इज सीन इन द रूम। बोलने में अटपटा लग रहा होगा, पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सही यही है। अगला देखो, इट वर माई पेरेंट्स, इट वॉज माई पेरेंट्स। सब्जेक्ट माई पेरेंट्स थोड़ी है, वो तो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट तो इट है तो इट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ओनली होप है, सब्जेक्ट फ्रेंड्स तो नहीं है। तो अगर फ्रेंड सब्जेक्ट होता तो वर आता, सब्जेक्ट तो है नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट तो होप है, तो उसके ऊपर वॉज आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि गलत वर्ड को सब्जेक्ट वर्ब का मानना शुरू कर देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो वर्ब होती है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, बस खत्म। अब जैसे ये जो हमने एग्जांपल लिखा है, क्या नाम, हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स, इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज करके लिख दूं, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, हिज फ्रेंड्स वॉज हिज ओनली होप, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां देखो, हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, हिज ओनली होप कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमें पता है कि जो हम वर्ब लिखते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते। कॉम्प्लीमेंट हिज ओनली होप है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है जो कि प्लुरल है, तो हम वर्ब लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आप रिलेट करके समझना, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को आप रिलेट करके समझना। ठीक, हिज फ्रेंड्स वर हिज ओनली होप, हिज ओनली होप वॉज हिज फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कई बार एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि वर्ब हमेशा आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वहां पर सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है तो वर आ गया, यहां पर सब्जेक्ट हिज ओनली होप है तो वॉज आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नॉट ओनली वी कंसल्टेड द साइकेट्रिस्ट बट ऑल्सो द जनरल फिजिशियन, इसका आंसर आप सभी बताओगे, कल ही आपको क्लास में पढ़ाया था। इसका आंसर आप सबको ही बताना है, मैं इसमें कोई मदद आपकी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आंसर हमने कल ही डिस्कस किया था। नॉट ओनली वी कंसल्टेड द साइकेट्रिस्ट बट ऑल्सो द जनरल फिजिशियन। आंसर बताओ बच्चों, इतना टाइम लगाओगे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को, अगर इतना टाइम लगाओगे समझने में तब तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ भी बताओ, सही बताओ गलत बताओ, लेकिन जल्दी बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं थोड़ी सी आपकी मदद करता हूँ सबकी। यहाँ देखो, वी सब्जेक्ट है, कंसल्टेड वर्ब है, सब्जेक्ट एक ही है वर्ब एक ही है, द साइकेट्रिस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द जनरल फिजिशियन भी ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, तो हमने पढ़ा था ये कोऑर्डिनेट कोरिलेटिव पेयर है, कोऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यही पढ़ा था। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। नॉट ओनली को हमने लिखा है सब्जेक्ट से पहले, बी सब्जेक्ट है ना, बट ऑल्सो को हमने लिखा है द जनरल फिजिशियन से पहले, वो ऑब्जेक्ट है। तो गलत हो गया, या तो दोनों सब्जेक्ट से पहले लिखे हो या दोनों ऑब्जेक्ट से पहले लिखे हो, या तो आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ोगे या आप दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। तो जैसे नॉट ओनली बी से पहले लिखा है जो कि सब्जेक्ट है, तो बट ऑल्सो भी सब्जेक्ट से पहले ही होना चाहिए कहीं पर। या फिर जैसे बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा है, वैसे नॉट ओनली भी ऑब्जेक्ट से पहले ही होना चाहिए। अब हम देखें तो हमारे सब्जेक्ट तो दो है ही नहीं, तो आप चाहोगे भी तो जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है। तो ऑब्जेक्ट दो है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली को लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वन से पहले। अब ऑब्जेक्ट वन है बी पार्ट में, तो हम कैसे लिखें उससे पहले, तो उससे पहले लिखो या कंसल्टेंट के बाद में लिखो, एक ही बात है। तो ए पार्ट में आप नॉट ओनली को कंसल्टेंट के बाद लिख दो, वो आंसर हो जाएगा। कंसल्टेंट के बाद लिखोगे तो वो साइकेट्रिस्ट से पहले ही माना जाएगा। तो लिखो, वी कंसल्टेड नॉट ओनली द साइकेट्रिस्ट बट ऑल्सो द जनरल फिजिशियन। ठीक है, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे। अगला देखो, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक रिटर्न टू मी, आंसर बताओ बालको। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक रिटर्न टू मी,
चल, एक दो छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, आंसर बताना सभी लोग। आंसर बताओ। ये जो मैंने चार सेंटेंस लिखे हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? सारे सही है सारे गलत हैं? बताओ भाई सभी लोग एक बार। He sent Mohan a gift. He sent a gift to Mohan. He sent to Mohan a gift. He sent a gift to Mohan. ये जो बच्चे हमने चार सेंटेंस लिखे हैं, क्या ये चारों सेंटेंसेस सही हैं? क्या ये चारों गलत हैं? इनमें से एक आधा सही है एक आधा गलत है, क्या कहानी? जल्दी बताओ। अब देखो, मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग अपने आप ही आंसर समझ जाओगे। होता क्या है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब्स हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे हमने लिखा ही टोल्ड द मैन द स्टोरी, तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ हम व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखते हैं वो हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। तो यहां पर होता क्या है कि जो हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके बाद जो हम व्हाट का रिप्लाई लिखते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और जो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख व्हाट का रिप्लाई लिखते हैं, हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात हमें पहले से भी पता है कि किसी भी वर्ब के बाद में अगर हम व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखते हैं तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम कोई एक ही ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या तो व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं डाइट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम किसी वर्ब के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इनका ऑर्डर सफल भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड द स्टोरी टू द मैन। तो अगर कभी ऐसा हो कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हुम का रिप्लाई, उसको फिर हम प्रेपोजिशन के साथ लिखते हैं। यूजुअली वो प्रेपोजिशन या तो टू होती है या फिर फॉर होती है। मतलब टू और फॉर ही होती हैं। अब वो टू होगी या फॉर होगी वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी फिलहाल में इतना ध्यान रखना है कि जो डाइट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ में जब हम कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है। ठीक, जब ये बात आपको समझ में आ जाए तो अपने क्वेश्चन पे आओ। यहां हमने लिखा मोहन गिफ्ट,
मोहन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो हमें कोई प्रिपोजिशन नहीं लिखनी पड़ेगी, सेंटेंस सही है। यहाँ पर हमने व्हाट का रिप्लाई गिफ्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मोहन होम का रिप्लाई जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखी तो ये गलत हो गया। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो हमें कोई प्रिपोजिशन नहीं लिखनी पड़ेगी, तो जो हमने टू लिखा है इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी, ये भी सही हो गया। तो कुल मिला के सेंटेंस नंबर 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ही सेंट मोहन अ गिफ्ट, या तो आप ये लिखो, या ही सेंट अ गिफ्ट टू मोहन, आप ये लिखो। अब आपको समझना ये कि वो जो हमने टू मोहन लिखा है ना, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा, इसलिए प्रिपोजिशन लिखनी पड़ गई। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, रिटर्न टू मी। ये रिटर्न आपकी वर्ब है और इसके साथ हमने टू मी लिखा है, तो ये टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहा होगा जो हमने टू प्रीपोजिशन के साथ लिख दिया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम टू प्रीपोजिशन कब लिखते हैं, जब उससे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन हो। यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक, जब तुम मेरी बुक पढ़ चुके होगे। रिटर्न टू मी, तो मुझे वापस करना, क्या वापस क्या करना है वो तो आपने बताया ही नहीं। तो ये जो बुक है ना, ये जो बुक हमने नाउन लिखा है, इसके लिए लिखो इट, रिटर्न इट टू मी। तो इट जो है वो आपका बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आंसर हो गया। ठीक, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक रिटर्न इट टू मी। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई समझाई है, इनका भी अपना ध्यान रखना। ठीक, आगे आ जाओ। इवन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस, दे मैनेज टू कुक अ मार्वलस मील। वैसे पता नहीं हिंट देना ठीक रहेगा कि नहीं। अच्छा चलो, एक 30 सेकेंड है, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और देखो क्या ये सेंटेंस बता सकते हो सही है गलत है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कुछ। यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में अपने आप समझने जानने की कोशिश करो ये लिखा गया सेंटेंस सही है गलत, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे ने समझ भी लिया है। देखो, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस, ये एक क्लॉज है, ये है क्लॉज 1। दे मैनेज टू कुक अ मार्वलस मील, ये है क्लॉज 2। तो हमारे पास दो क्लॉजेस हैं। अगर हमारे पास दो क्लॉजेस हैं तो कोई ना कोई कंजंक्शन भी होना चाहिए। अगर ये जो इवन वर्ड हमने लिखा है ये कंजंक्शन हो तो सेंटेंस ठीक है। जैसे हमने लिखा, दे सब्जेक्ट हो गया, वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस प्रेडिकेट हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, मैनेज टू कुक अ मार्वलस मील प्रेडिकेट हो गया। तो हमारे पास दो क्लॉजेस हैं। अब दो क्लॉज हैं तो ऑब्वियस बात है आप उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज करोगे, तो इवन कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन इवन कंजंक्शन नहीं है। अभी आज हमने क्लास 1 में पढ़ा, हमारी रोज दो क्लास हो रही है। क्लास 1 में हम ग्रामर कवर कर रहे हैं, क्लास 2 में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मिसलेनियस। तो क्लास 1 में आज ही आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, क्या कि इवन और देन ये कंजंक्शन नहीं होते हैं, ये दोनों एडवर्ब होते हैं। इवन का यूज हम कंजंक्शंस के साथ में कर लेते हैं, जैसे इवन का यूज हम इवन इफ के साथ, ठीक है, या व्हेन के साथ, ठीक है, या दो के साथ में कर लेते हैं। होता क्या है कि इवन खुद तो कंजंक्शन नहीं होता है, लेकिन इसका यूज हम इफ के साथ में जो कि कंजंक्शन होता है, व्हेन के साथ में जो कि कंजंक्शन होता है, या दो के साथ में जो कि कंजंक्शन होता है कर लेते हैं। तो इवन कंजंक्शन नहीं होता है, लेकिन इवन इफ कंजंक्शन होता है, इवन दो कंजंक्शन होता है, इवन व्हेन कंजंक्शन होता है। आप मीनिंग के हिसाब से यूज कर लीजिए। कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो दो यूज कर लीजिए, टाइम शो करना है तो व्हेन यूज कर लीजिए, कंडीशन शो करनी है तो इफ यूज कर लीजिए। ठीक,
तो वहां पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम वहां जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए बढ़िया खाना बनाया। मान लो अगर उन्हें पता होता कि हम लोग आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी कर लेते कुछ, ठीक है, तो उनको तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम आएंगे, लेकिन फिर भी बढ़िया खाना हम लोगों के लिए बनाया। तो ये कंट्रास्ट है, ठीक है, कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पे लिखो इवन दो। इवन दो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस, ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आज ही हमने पढ़ा था क्लास में। अगला देखो, नाउ दैट माई चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप आई वुड लाइक टू स्पेंड माई ओल्ड एज इन द विलेज आई वॉज ब्रॉट अप। आंसर बताओ सभी लोग। यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। 30 सेकेंड्स में इस सेंटेंस को जो आपके सामने लिखा हुआ है आप पढ़िए, समझिए और इसका आंसर बताइए। इवन एडवर्ब होता है, हाँ मैं थोड़ा सा उसको कहूंगा इवन एम्फेसाइजर होता है। इवन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं किसी भी सेंटेंस के पार्ट को एम्फेसाइज करने के लिए। इसका आंसर बताओ बच्चों। बोलो बेटा। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है बच्चे कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने कहा ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड, उसने मेहनत की, ठीक है, और वो पास हो गया, तो ये ठीक है, यही होता है रिजल्ट, यही होता है लॉजिकल रिजल्ट है कि भाई मेहनत करोगे पास हो जाओगे। हमने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, इवन दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। ये कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जो मतलब ऑपोजिट टाइप है, भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको पास होना चाहिए, लेकिन अगर मेहनत करके कोई फेल हो रहा है तो ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, ठीक है। चल, अभी हमने लिखा नाउ दैट माई चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप आई वुड लाइक टू स्पेंड माई ओल्ड एज इन द विलेज। विच विलेज, कौन सा विलेज, तो हमें ये बताना है। तो ये जो क्लॉज हमने लिखी है ना वो विलेज को डिस्क्राइब करने के लिए है। इन द विलेज वेयर आई वॉज ब्रॉट अप, जहां मेरा पालन पोषण हुआ था। वेयर आई वॉज ब्रॉट अप, तो वी नीड अ कंजंक्शन, हमें एक कंजंक्शन की जरूरत है। आई वॉज ब्रॉट अप वेयर, वेयर वाज आई ब्रॉट अप, तो हमें एक एडवर्ब चाहिए, तो हम लिख देंगे वेयर आई वॉज ब्रॉट अप। अब ये जो वेयर लिखा है हमने, ये हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत कर रहा हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ये वेयर ना रिलेटिव एडवर्ब है, इसका ये एडवर्ब प्लेस होता है एक्चुअली, और इसका यूज हम कर सकते हैं सेंटेंसेस में रिलेटिव एडवर्ब्स के तरीके से भी। जब हम इसका यूज करते हैं रिलेटिव एडवर्ब के तरीके से तो इसका मतलब क्या होता है ये समझना। जैसे जो हमने लिखा है ना, माई ओल्ड एज इन द विलेज वेयर आई वॉज ब्रॉट अप, तो ये लिखा हुआ है इन द विलेज इन विच आई वॉज ब्रॉट अप, ठीक। तो ये जो हमने इन विच लिखा है और जो वेयर लिखा है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट है। यहाँ पर जो आपका इन विच है और वेयर है वो इक्विवेलेंट है। अब आपको समझना क्या है कि जो वेयर है ये तो एडवर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, विच एक प्रोनाउन है जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं, तो यहाँ पे जो इन विच है वो काम कर रही है वेयर का, ठीक। तो ये जो या तो हम लिखें इन विच, इन द विलेज इन विच आई वॉज ब्रॉट अप, या लिख दो इन द विलेज वेयर आई वॉज ब्रॉट अप, तो वेयर और इन विच का मतलब एक, ठीक है। अगले पे आ जाओ। रीडिंग राइटिंग एंड रिवाइजिंग थीम्स द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करें।
ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रेज ए चाइल्ड। ब्रिंग अप ए चाइल्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण किया गया था। क्या इस क्वेश्चन को आप थोड़े समय के लिए ऐसे ही लिखा रहने दो। मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आप उनके आंसर बताओ। चलो, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। अगर ये गलत हो, मुझे लग रहा है शायद गलत है, लेकिन अगर तुम्हें भी लगे कि ये गलत है तो कैसे सही करने चाहिए ये बताओ। ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं बच्चों यहां पर, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस आप पढ़िए, पढ़कर समझिए, और अगर ये गलत लगे आपको तो हम इन्हें कैसे सही कर सकते हैं ये बताइए। देखो, द लीडर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। सही करो, सही करो। देखो, ये जो वर हमने लिखा है ये वर्ब है। ये जो वर हमने लिखा है वर्ब है। ये जो वर हमने लिखा है वर्ब, ठीक है। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब है ना वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है। द लीडर जो हमने लिखा है ये सब्जेक्ट है। सेंटर जो हमने लिखा है ये सब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है। द मूवमेंट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है, द मूवमेंट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हमने वर्ब लिखी है उस वर्ब का सब्जेक्ट है लीडर, ये जो वर्ब लिखी है उस वर्ब का सब्जेक्ट है सेंटर, ठीक है। अब इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी, आंसर पता होने के लिए जितना हमें समझ में आना चाहिए सेंटेंस उतना मैंने आपको समझा दिया। अब आप आंसर बताओ। जितना आपको समझना चाहिए उतना मैंने समझा दिया। आंसर, अब देखो, लीडर और सेंटर वो जो हमारे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट जो हमने लिखे है ना ये सिंगुलर है ना बच्चे, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब की जगह वॉज लिखना चाहिए दोनों जगह, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि वर लिख देना है, वॉज लिख देना है। लेकिन एक चीज सोचो, लीडर होता है एक सिंगल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे तीन पर्सन लिखे हुए हैं, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी। तो हम तीन लोगों को एक सिंगल लीडर वर्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो तीन अलग अलग लीडर हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें करेक्शन करने के लिए लीडर्स लिखना चाहिए, बजाय कि वर्ब चेंज करने के बजाय हमें लिखना चाहिए लीडर्स। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। तो ये वर्ड सही हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे कॉपी कर दें और लिख दें सेंटर्स तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट एक है। सेंटर्स बहुत हो सकते हैं लेकिन अलग अलग सर्कल्स के, अलग अलग मूवमेंट के।
ये मूवमेंट एक है, तो एक मूवमेंट है तो उस एक मूवमेंट का सेंटर एक ही होगा। जैसे सर्कल होता है तो सर्कल का सेंटर एक ही होता है ना। तो यहां पर अगर हम सेंटर्स कर देंगे तो ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली गलत हो जाएगा। एक मूवमेंट के बहुत से सेंटर्स थे, सेंटर किसी भी चीज का एक ही होता है, एक चीज का सेंटर एक होता है। तो अगर हम सेंटर्स लिख देंगे तो गलत रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सेंटर को सही मानेंगे, ठीक है, और इस वर्ग को वॉज करेंगे। किस किस को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? किस किस को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने लीडर्स क्यों लिखा, वॉज क्यों नहीं किया, और यहाँ पे हमने सेंटर क्यों लिखा, वर्क क्यों नहीं किया? कॉमन सेंस, इसलिए कहता हूं सोचना चाहिए, रूल से रट्टे से नहीं होता है, आपको सोचने की समझने की आदत डालनी ही चाहिए। अब वो क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि रीडिंग सब्जेक्ट 1, राइटिंग सब्जेक्ट 2, रिवाइजिंग सब्जेक्ट 3, अब फिर ये वर्ब। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, ध्यान से देखो, वो कोई एक एक्टिविटी नहीं है, 3 एक्टिविटीज हैं और उनको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ रखा है, तो ये प्लूरल हो गया। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है, तो उसके लिए जो आप वर्ब लिखोगे वो भी प्लूरल होगी। तो ये जो हमने सीम्स लिखा ये गलत है, इसकी जगह सीम लिखो, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग सीम द प्रिंसिपल एक्टिविटीज। और एक देखो कितना बड़ा हिंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज। तो रीडिंग एक एक्टिविटी है, राइटिंग एक एक्टिविटी है, रिवाइजिंग एक एक्टिविटी है, तो 3 एक्टिविटीज हैं, तीनों को एंड से जोड़ दिया तो वो प्लूरल हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे लिखो सीम। आंसर बताओ। He could easily secure the first position if he had devoted more time to his practice sessions. आंसर बताओ। He could easily secure the first position if he had devoted more time to his practice sessions. अब आप ध्यान से देखोगे सेंटेंस कंडीशनल है, ठीक है। हमने इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है, तो एक क्लोज कंडीशनल है। यहां पर हमने कुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है, तो हमें पता है कि कुड के साथ सेक्योर्ड लिखा ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुड मॉडल है, ठीक है, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो सबको पता होगा भाई, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आप जैसे हम लिख दें कुड गो, और हम लिख दें कुड वेंट, और हम लिख दें कुड गॉन, तो इतना तो हमें पता ही है ना सबको कि भाई ये जो कुड गो हमने लिखा है ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये जो हमने लिखा है ना कुड सिक्योर्ड, ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम इसको लिख दें कुड सिक्योर, क्योंकि कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो कुड सिक्योर लिख दो। दूसरा तरीका है कि हम परफेक्ट फॉर्म लिख दें कुड हैव सिक्योर्ड। अब बताओ क्या करें, कुड सिक्योर लिखें या कुड हैव सिक्योर्ड लिखें, क्या लिखना ठीक रहेगा? तो ध्यान से देखो, ये क्लोज कंडीशनल है, इफ क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट लिखा है, तो क्लोज कंडीशनल का मतलब ये हमें पास्ट की इमेजिनेशन है। तो अगर ये पास्ट का इमेजिनेशन है तो कुड सिक्योर मत लिखना, लिखो कुड हैव सिक्योर्ड। हैव हैड लिख दिया गलती से, तो लिखो ही कुड इजिली हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। तो ये क्लोज कंडीशनल हो गया। जब हम क्लोज कंडीशन बनाते हैं तो मेन क्लॉज में वुड कुड माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो क्लोज कंडीशन बन गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कंडीशनल्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, नहीं तो आगे हम लोग आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे भी, ठीक है। आज के लिए फिलहाल में इतना ही, बाकी सब अगली क्लास में। तब तक आप लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू, बाय बाय।